राखी अपने ससुराल मेरठ में अपने सास ससुर पति और बच्चों के साथ रहती है। वह अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। वह जब भी अपने मायके के बारे में सोचती तो दुखी हो जाया करती, क्योंकि राखी के साथ मायके में ऐसा कुछ हुआ था जिस कारण वह अब अपने मायके नहीं जाया करती थी। राखी के मायके के परिवार में उसके मम्मी पापा, दो भाई और भाभी और उनके बच्चे थे। वह अपने भाइयों में सबसे छोटी थी। एक दिन राखी बैठी बैठी अपने बचपन की बातों को याद करने लगी। सारा दिन दादी की बातों के साथ हम सभी की शैतानियों और माँ के दिखावे वाले गुस्से से पूरा घर भरा रहता और पापा हमेशा शांत रहते थे, या फिर अपनी कंपनी में छोटी सी साधारण नौकरी से अपना घर कैसे चलाए इसके बारे में सोचते रहते थे। माँ पापा पता नहीं कैसे चुप रहकर एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। हम कभी किसी ऐसी चीज की डिमांड करते जिसे लाने का बजट पापा के पास न हो, तो वह कैसे माँ की तरह बेबस नजरों से देखते हैं। तो माँ कैसे हमें बिना डांटे अपनी बातों में उलझाकर बात बदल देती थी। पापा की कंपनी घर से 20 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वह साइकिल से जाते थे ताकि बस का किराया बच जाए और आते समय अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ला सके। कभी मिठाइयाँ तो कभी समोसे खिलाकर अपने बच्चों को खुश कर सके। बड़े भैया मोहित, बीच वाले भैया रोहित, वह तो सिर्फ काम चलाओ कमाते थे। और तीसरी मैं राखी। माँ पापा की सारी उम्मीद मोहित भैया से ही थी, इसलिए उनके सारे शौक पूरे होते थे। महंगी कोचिंग और जाने के लिए सवारी के पैसे। और मोहित भैया भी मम्मी पापा की इच्छाओं पर खरे उतरे। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन MBA में टॉप आए। यह अलग बात थी कि जितना वह आगे बढ़ते गए माँ के जेवर उतरते गए। माँ अब कान, गले और हाथों में अब नकली जेवर पहनने लगी। बस केवल नाक में एक सोने की नथ रह गई थी। भाइयों को तो अब उन सबसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब मैं कुछ भी कहती कि आपके जेवर कहाँ गए, तब माँ बनावटी मुस्कान के साथ कहती कि काफी भारी लगता था, इसलिए लॉकर में संभाल कर रख दिए है। और फिर हंसते हुए कहती, अरे भाई, मुझे भी फैशन करने का अधिकार है। और मैं सच मान लेती। मोहित भैया की अब दिल्ली में एक कंपनी में काम करने लगे थे। उस दिन माँ पापा और घर पर सब खुश थे। कैसे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए थे। आज पापा के चेहरे पर चिंता वाली लकीर नहीं, उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसा अब उनका सारा बोझ हल्का हो जाएगा। वह जिम्मेदारियों से आज़ादी पालेंगे। मोहित भैया के लिए नए कपड़े, जूते और जरूरतों के सामान के खर्च का पैसा भी पापा ने दिया और वह टिकट कराकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब माँ पापा अपने अच्छे दिनों के सपने संजोने लगे। राखी रात को पानी पीने के लिए गई तो उसने अपने माँ पापा की बातें सुनी तो उसकी आंखें भर आई। पापा माँ से बोल रहे थे कि जब मोहित पैसे भेजेगा तो एक वॉशिंग मशीन लेंगे। तुम्हारी उम्र हो गई है, कमर में इतना दर्द रहता है, फिर भी पटरे पर बैठकर कपड़े धोती हो। माँ बोली, अजी नहीं, मेरी छोड़िए, सबसे पहले बाहर वालों का कर्ज चुकता करेंगे, फिर आपकी आंखों को दिखाकर चश्मा बनवाएंगे। मुझे पता है आपकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। राखी बिना पानी पिए वापस आ गई। जब मोहित भैया की पहली सैलरी मिली तब उन्होंने केवल 5,000 रुपये पापा के अकाउंट में भेज दिए, ये सोचकर कि उन्हें अपने ऑफिस वालों को पार्टी देनी होगी और अपने ऑफिस के हिसाब से पहले उन्हें ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल लेना था। दूसरे अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट होना था। तीसरा एप्पल वाला फ़ोन लेना था और फिर लैपटॉप। आखिरकार कंपनी का कैशियर जो ठहरा। रोहित भैया ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे। राखी 12वीं में थी। 2 साल में पापा की नौकरी जाने वाली थी। उन्होंने मेरी पढ़ाई के साथ मेरी शादी करने की भी चिंता थी। आपने अपनी सारी परेशानियों का हल मोहित भैया से ही दिखता था, पर ऐसा नहीं हुआ। मोहित हर महीने कभी 2, कभी 4,000 रुपये भेजता और अपनी परेशानियां बताकर टाल देते। मोहित भैया की नज़रें अपनी कंपनी के बॉस की बेटी से मिली और उन्होंने प्रेम विवाह करने का फैसला सुना दिया।
उनके बॉस को भी कोई आपत्ति न थी। आखिरकार इतना होनहार था सा दामाद जो मिला था। शादी दिल्ली में हुई। मोहित भैया ने घर के सभी सदस्यों के आने के टिकट, पहनने लायक कपड़े का इंतजाम करा दिया था। दिखावा करते हुए भाभी और उसके पापा हमसे मिले तो परंतु रहे हम उनके पीछे ही। माँ खुश थी अपने बेटे मोहित की शादी होता देख। पापा अंदर ही अंदर घुट रहे थे और शादी हो चुकी थी। मोहित और प्रिया भाभी 4 साल के लिए अमेरिका बिजनेस के लिए चले गए। अब वह भी वापस घर आ गए हैं। रोहित ने उदास पापा के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अब रोहित भैया ने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अपने घर की स्थिति देख पापा ने उन्हें थोड़ा डांटा भी और नाराजगी जाहिर की, और हर बार की तरह माँ ने संभाल लिया। पापा की नौकरी जाने के बाद रोहित भैया उनकी कंपनी में मैनेजर बन गए। राखी की शादी रोहित के दोस्त सुमित के साथ हुई। तब सुमित केवल रेलवे में नए भर्ती हुए थे और आज वह अपने दम पर प्रमोशन हासिल कर लिया। रोहित की शादी में प्रिया नहीं आई। प्रिया उस समय माँ बनने वाली थी। मजबूरन मोहित ही शादी में शामिल हुआ। माँ अपनी बड़ी बहू प्रिया के पैर आंगन में कब पड़ेंगे, यह सोचते सोचते उनकी राह देखते देखते भगवान को प्यारी हो गई। रोहित की पत्नी दीपा व्यवहार में बहुत अच्छी थी, बिल्कुल माँ की परछाई की तरह। सुमित का तबादला जब आगरा से मेरठ में हुआ तब मैंने अपने सारे गहने अपनी माँ के लॉकर में रख दिए थे कि जब शहर में लॉकर लूंगी तब ले जाऊंगी। तब माँ ने मेरी अमानत संभाल कर रखी और चाबी पापा को दे दी। छोटी भाभी दीपा और रोहित भैया को भी यह बात पता थी। मुझे मुंबई में सेट होते होते कई महीने गुजर गए, लेकिन गहनों की कभी जरूरत ही नहीं हुई कि अपने जेवर आकर ले जाऊं। अचानक एक दिन माँ इस भरी दुनिया में पापा को अकेला छोड़कर चली गई। तब पहली बार घर पर बड़ी भाभी प्रिया आई। 15 दिन शांति हवन के बाद पापा ने मुझे बुलाकर चाबी दी और कहा, बेटी राखी, अपना सामान ले जाना। मैंने पापा से चाबी ले ली। अगले दिन सबको जाना था। कपड़े पैक करते हुए मुझे ध्यान आया कि पापा ने मुझे चाबी दी थी, तो मैं माँ के कमरे में जाकर लॉकर खोलने लगी। तभी प्रिया भाभी वहां आ पहुंची और बड़े ही कड़े स्वर में बोली, वाह ननंद रानी, मैंने माँ को मरे 4 दिन नहीं हुए और हाथ चलाना शुरू कर दिए कि कहीं कुछ हाथ लग जाए। ननंद रानी, ऐसे कैसे? सासू माँ के सारे जेवर आप हड़प लेंगी, बराबर का हिस्सा मिलेगा, समझी आप? प्रिया भाभी की ऐसी बातें सुनकर राखी सन पड़ गई और बोली, नहीं प्रिया भाभी, आप गलत समझ रही है। यह गहने मेरे हैं, मैंने माँ को संभाल कर रखने के लिए दिए थे। ननंद रानी, हद होती है बेशर्मी की। चोरी पकड़ी गई तो झूठ बोलना शुरू कर दिया। प्रिया भाभी चिल्लाते हुए बोली, और एक चोरी और ऊपर से अकड़ दिखा रही हो। मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है कि तुम जैसे छोटे लोगों की सोच का। प्रिया भाभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब कमरे में आ गए थे। देखो जी, कैसे आपकी प्यारी बहन पापा जी को बहलाकर सासू माँ के सारे गहने हड़प कर ले जा रही है। तब छोटी भाभी बोली, नहीं जेठानी जी, यह दीदी के ही गहने हैं। जब वे मुंबई गए थे तो माँ को संभालने के लिए दिए थे। सासू माँ के पास तो सिर्फ नाक की नथ ही थी जो पापा जी ने उन्हें उतारने नहीं दी। अरे हाँ देवरानी जी, आप भी तो इनकी ही साइड लेंगी, थोड़ा बहुत माल तुम्हें भी मिल जाएगा। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम। तब राखी जोर से चीखी, बस भाभी, अब और नहीं, आप अपनी हद भूल रही हो। आप उनके पैरों की धूल भी नहीं है। उन्होंने हम सबको संभाला माँ की तरह। आप क्या जानते हैं यह सब? अब मोहित बड़े भैया के चिल्लाने की बारी थी। राखी, तुझे तमीज नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? चोरी करते पकड़ी गई तू तो झूठ बोलकर अपने आप को बचा रही है। यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मैंने डटकर मोहित भैया का सामना किया। राखी के पति सुमित और उसके बच्चे सामने खड़े थे। उनके सामने मायके में वह अपना तिरस्कार होते देख विफर पड़ी। भैया, आप ना ही बोले तो अच्छा है। माँ पापा ने अपने दोनों बच्चों के भविष्य आपके ऊपर छोड़ दिया। मम्मी का एक एक गहना तिल तिल करके आपकी पढ़ाई पर भेंट चढ़ता गया और पापा भी कर्ज में डूब गए
और आप इतने खुदगर्ज निकले कि आपने अपना सुख देखा, माँ बाप का दुख कभी ना देखा और मुंह मोड़ दिया। धिक्कार है मुझे आप जैसे बेटे पर। हमारे लिए ना करते, कम से कम अपने जन्म देने वाले के लिए तो करते हैं। यह मत भूलिए, ऊपर वाला सब देखता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। यह मत भूलना कि आपके भी एक बेटा है। भगवान करे कि मेरी बात पूरी ना हुई कि मोहित भैया का थप्पड़ राखी के गाल पर यानी मेरे गाल पर पड़ चुका था। दूसरा भी पड़ने वाला था कि सुमित ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस मोहित भैया, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब और एक शब्द भी मेरी पत्नी के खिलाफ नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी राखी के बड़े भाई हो। मोहित भैया ने सुमित का कॉलर पकड़ लिया। राखी को अपने पति का अपमान बर्दाश्त न हुआ। उसने मोहित भैया को जोर से धक्का दिया। पापा बरामदे में खड़े खड़े सब देख रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल चुप थे। मुझे उनकी चुप्पी चुभ रही थी। छोटे मोहित भैया बाहर गए थे, अच्छा ही था, वरना भाई भाई का दुश्मन हो जाता। राखी ने गुस्से में लॉकर बंद कर दिया और चाबी पापा के पैरों में फेंक दी और चिल्लाकर बोली, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, दे देना इसे और बड़ी भाभी को। आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मैं आज के बाद नहीं आऊंगी कभी यहाँ वापस। आज से मेरा मायका खत्म और अपने पति व बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। छोटी भाभी रोकती रही, लेकिन वह नहीं रुकी। उस बात को 10 साल हो गए। पापा को जब होश आया होगा तब छोटी भाभी ने उन्हें बताया होगा। जब उस दिन से उन्होंने कई बार राखी से बात करने की कोशिश की, पर राखी ने उनसे कभी बात नहीं की। उसे अपना और अपने पति सुमित का अपमान याद आता है और मन घृणा से भर जाता। छोटे रोहित भैया भाभी मुझसे मिलने मुंबई आ रहे थे, मुझसे यानी राखी से मिलने, परंतु मैं नहीं मानी और आज भाभी का अचानक फोन आया तो उठा लिया। पापा की तबीयत ज्यादा खराब है, सुनकर राखी आज अपने मायके कई साल बाद जा रही थी। ट्रेन से मुंबई से घर आने में काफी समय लगता था। बच्चों के एग्जाम थे तो वह नहीं आ पाए। राखी फालतू के झंझट में मत पड़ना समझाते हुए कहकर सुमित वापस लौट आया। वह सुबह तक लखनऊ स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। इसका मतलब वह पूरी रात सो नहीं पाई। कुछ घंटे बाद वह कानपुर पहुंच गई। वह अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरकर सीधे घर आ गई। घर जाकर तुरंत ही वहां पापा के कमरे में पहुंच गई। पापा बड़े ही कमजोर लग रहे थे। आंख गड़ी हुई, बूढ़ा शरीर, चेहरे पर उदासी, माथे पर चिंता की लकीर। राखी जाकर उनसे लिपट गई और उनसे कई बार माफी भी मांगी। हमेशा की तरह वह राखी का सर प्यार से सहलाते रहे। तभी छोटी भाभी दीपा पानी लेकर आई और बोली, दीदी पापा आपको बहुत याद कर रहे थे। हाँ भाभी, तभी तो आ गई, भरवासी आवाज में बोली और दिखावा की मुस्कान होठों पर लाई, लेकिन उसका मन आज आंसुओं से भरा हुआ था। पापा उसे देख सब समझ चुके थे। वह राखी के हाथों को थपथपाने लगे, जैसे कहना चाह रहे हो कोई बात नहीं। वह धीमी आवाज में बोले, जाओ आराम करो, रात का सफर था। वह उठ गई। बाथरूम जाते समय उसे एक लड़का दिखाई पड़ा। वह पापा के पैरों पर तेल से मालिश कर रहा था। राखी को थोड़ा अजीब लगा कि दोस्त होकर भी इतनी सेवा, पर थकी हारी होने की वजह से उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब राखी बाथरूम से बाहर निकली तो अचानक उसका पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि उसी लड़के ने उन्हें थाम लिया। संभलकर बुआजी। राखी को उसके मुंह से बुआ शब्द सुनकर अच्छा भी लगा और अजीब सा भी। नाश्ता लग चुका था, सब आ गए थे। भैया भाभी, मेरी भतीजी। तभी भाभी ने आवाज लगाई, जय तुम भी आ जाओ, नाश्ता कर लो। जय आया और पापा और अपना नाश्ता लेकर चला गया। यह कहकर मैं दादाजी के साथ कर लूंगा। राखी भाभी का मुंह ताकने लगी। भाभी उसे देखकर समझ गई और मुस्कुराकर बोली, यह मोहित भैया और प्रिया भाभी का लड़का है, बहुत ही समझदार है। भैया भाभी भी आना चाहते थे, पर आपके सामने आने से डर रहे थे कि आपसे कैसे नजरें मिलाएंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। यह बात उन्हें तभी समझ में आ गई थी जब आप यहाँ से गुस्से में गई थी।
तब पापा ने उन्हें बहुत डांटा था और उनको फटकार लगाई थी, पर आप इतने गुस्से में थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई थी आपसे बात करने की। पापा जी ने बहुत कोशिश की आपसे बात करने की। जय ने भी इसलिए अपने बारे में सही नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं उसके मम्मी पापा की वजह से आप उससे गुस्सा ना करें। राखी ने जब पापा के कमरे की तरफ एक नज़र उठाकर देखा तो जय दरवाजे की आड़ में खड़ा सब सुन रहा था और अपनी आंखें पोंछ रहा था। राखी का दिल भर आया। इशारे से उसने उसे बुलाया। बस इधर राखी के पैरों में बैठ गया और रूंधे गले से बोला, बुआ जी, मैं नहीं जानता था कि मेरी इतनी प्यारी फैमिली, इतनी प्यारी बुआ है। मुझे तो बचपन से ही मम्मी पापा ने हॉस्टल में भेज दिया था। दादी के जाने के बाद उन्हें भी परिवार की अहमियत का पता चला। मम्मी पापा का अमेरिका वाला बिजनेस घाटे में था, इसलिए मुझे मम्मी पापा ने यहाँ भेज दिया। यहाँ आकर मुझे सब पता चला कि मैं इतने प्यारे परिवार का बेटा हूँ। मम्मी पापा अपनी गलती मानते हैं, वह आपको बहुत याद करते हैं बुआ। क्या एक गलती के लिए आप हमें जिंदगी भर सजा देंगी? मम्मी पापा को छोड़िए, पर मेरी क्या गलती है? उसकी इतनी समझदारी वाली प्यारी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। राखी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन पापा की हालत और ज्यादा खराब हो गई। रोहित भैया ने मोहित भैया को आज फोन करा, सब बताया और वह वहां पहुंच गए। राखी उन्हें देखकर अपने कमरे में जाने लगी तो मोहित भैया ने राखी का हाथ पकड़ लिया। मेरी बहन मुझे माफ नहीं करेगी क्या? वह कुछ बोल ना सकी, सिर्फ उन्हें देखते ही रह गई कि तभी प्रिया भाभी भी राखी के पैरों में आकर गिर गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, आज सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। राखी ने उन्हें अपने पैरों से उठाकर अपने गले से लगा लिया। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। एक गलती से खून के रिश्ते कभी फीके नहीं पड़ते और अब तो यह जिम्मेदारी एक नवाबजादे ने संभाल ली है। जय आकर राखी से लिपट गया। थैंक यू बुआ। पापा ने छोटी भाभी को कुछ इशारा किया। भाभी अंदर जाकर चाबी लेकर आई। चाबी लाकर उन्होंने मोहित भैया के हाथ में दे दी। उन्होंने लॉकर से जेवर लाकर राखी के हाथों में थमा दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राखी बोली, मोहित भैया, बात जेवर की नहीं बल्कि मेरे पति सुमित के अपमान किए थे। पापा की आंखों में एक आस थी, वह अंतिम घड़ी में परिवार को एक होता देखना चाहते थे। वह आशा भरी उदास नजरों से उसे एकटक देखते जा रहे थे। उसने भी उनकी बात का मान रखा और मोहित भैया के गले लगा। रात को ही पापा इस भरी दुनिया से छुटकारा पा गए। वह भगवान को प्यारे हो गए। उसने अपने पति सुमित को फोन कर सब बताया। वह उनके अंतिम संस्कार पर आए। मोहित भैया और भाभी ने सुमित से माफी मांगी और वह वापस मुंबई लौट गए। राखी कुछ दिन बाद घर गई। जब वह घर जाने की तैयारी करने लगी तो जाते समय फिर से भैया भाभी ने उससे माफी मांगी और गले लगाया और बोले, मैं अब तुम्हारे और रोहित के लिए पापा की जगह हूँ, कोई जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। उसने हामी भरी और भारी मन से वापस आ गई। रिश्ते तो जुड़ गए थे पर एक खोखलेपन के साथ। आज भी राखी के दिल में टीस सी उठती थी। भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास था, बस उसके ही मन में एक गांठ थी, लेकिन समय के साथ साथ शायद वह भी पिघल जाए। दोस्तों, रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं। एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा जोड़ने में गांठ पड़ ही जाती है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी गुस्से में किसी पर नहीं भड़कना चाहिए। रिश्ते में चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ जाए, एक मौका जरूर देना चाहिए। अब सोचती हूँ कि काश उस दिन मैं ज्यादा गुस्सा ना करती। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।